Suhana Pathak, and in today's video we are going to cover the topic CSS properties. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर पीपीटी में हम CSS प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जिसमें हमारी टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, पोजिशनिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ एंड जो भी थोड़ा बहुत एनिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो भी जो भी बेसिक्स है ये सारी चीज़ें देखेंगे एंड कोड की हेल्प से भी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी वेब पेज पर कैसी दिखती है। ओके, सो सबसे पहले CSS प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज CSS। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो व्हाट इज CSS। सो CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स ये इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहले तो जैसे HTML जो है वो कंटेंट ऐड करता है हमारे वेब पेज पर, ठीक है, CSS उसको स्टाइल करने के लिए, उस कंटेंट को डेकोरेट करने के लिए यूज की जाती है। सो CSS इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज। ओके, HTML एलिमेंट्स बताता है कि हमारे वेब पेज पर क्या क्या दिखने वाला है एंड CSS बताता है कि ये वेब पेज कैसा दिखने वाला है। ओके, जो भी हमारे HTML एलिमेंट्स हैं उनका लुक और उसका लेआउट जो है वो कंट्रोल करता है CSS। वेब पेजेस को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्सिव, विजुअली अपीलिंग, ओके, एस्थेटिक दिखाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। अब CSS का सिंटैक्स देख लेते हैं। CSS को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के टोटल 3 तरीके होते हैं। दैट इज एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल एंड एक होता है इनलाइन। इंटरनल के अंदर हम जो हमारा हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग का यूज करके उसके अंदर हमारे CSS का कोड लिख सकते हैं। एक्सटर्नल के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका भी होता है एक्सटर्नल, बिकॉज इससे हमारी जो भी चीज़ें हैं वो एकदम सिस्टमैटिक रहती हैं। इसमें हम एक सेपरेट CSS की फाइल बना लेते हैं विथ .css एक्सटेंशन एंड उसके अंदर हम अपना CSS का पूरा कोड लिखते हैं। ओके ओके, सो ये हो गया एक्सटर्नल। नेक्स्ट, हाँ, अब ये जो .css फाइल होती है ना, इसको हम HTML डॉक्यूमेंट में हेड टैग के अंदर लिंक टैग का यूज करके लिंक करते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा इनलाइन। इनलाइन थोड़ा सा मेसी तरीका होता है। ओके, यानी कि इनलाइन तरीका जो होता है ना, इसके अंदर हम हमारे टैग के साथ ही स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट यूज करके हमारी प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम सैम्पल कोड देखने वाले हैं उसमें हम एक्सटर्नल के जरिए हमारे CSS को लिंक करेंगे हमारे HTML के साथ। ओके, सो CSS का सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने एक कोड स्निपेट ऐड किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो सबसे पहले तो 3 चीज़ें होती हैं हमारे CSS के सिंटेक्स में। सिलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है एंड वैल्यू होता है। ओके, CSS सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सिलेक्टर यानी कि मुझे जिस भी HTML एलिमेंट पर अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, दैट इज माय सिलेक्टर। ओके, अब यहाँ पर मैं या तो उस एलिमेंट का, उस टैग का नाम लिख सकती हूँ, या मैंने कोई आईडी दे रखी हो मैं वो लिख सकती हूँ, या अगर मुझे 3-4 टैग्स पर सेम CSS अप्लाई करनी है तो मैं एक क्लास उनको दे सकती हूँ एंड देन मैं यहाँ पर सिलेक्टर की जगह उस क्लास का नाम लिख सकती हूँ। ओके, सो सिलेक्टर की जगह ये आ सकता है। या फिर अगर मुझे मेरे HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पर कोई एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं एस्टेरिस्क का भी यूज कर सकती हूँ। इसका मतलब होता है जब भी मैं यहाँ पर सिलेक्टर की जगह एस्टेरिस्क करके देन कर्ली ब्रेसेस में कोई भी प्रॉपर्टी लिखती हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अपने हर एक HTML एलिमेंट पर वो CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रही हूँ। ओके, नाउ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगी, देन कोलन, देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, यानी कि वो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू डालनी है, क्या इफेक्ट लाना है मुझे उसका वेब पेज पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कलर प्रॉपर्टी है, यानी कि टेक्स्ट का कलर। ओके, H1 मेरी हेडिंग टैग होता है। ओके, H1 को मैंने एज सिलेक्टर यहाँ पर डाला है, यानी कि मुझे अपनी ये जो CSS है ये उस पर्टिकुलर हेडिंग पर अप्लाई करनी है। ओके,
ये जो मेरा कलर टैग है, ये सॉरी कलर टैग नहीं, ये मेरी कलर प्रॉपर्टी है। ओके, दो प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर एंड कलर। कलर प्रॉपर्टी जो होती है वो टेक्स्ट का कलर डिफाइन करती है एंड बैकग्राउंड कलर हमारे बैकग्राउंड का कलर डिफाइन करती है। ओके, सो यहाँ पर हमने कलर प्रॉपर्टी का यूज किया है, विच मीन्स ये हमारे टेक्स्ट का कलर डिफाइन करेगी एंड इसको हमने एक वैल्यू दी हुई है दैट इज ब्लू। ओके, यानी कि मुझे अपने H1 हेडिंग का कलर ब्लू देना है, तो ये मेरी हो गई प्रॉपर्टी एंड ये मेरी हो गई वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट अलाइन, यानी कि टेक्स्ट की पोजीशन सेट करना। जैसे यहाँ पर ये जो हेडिंग है ये मिडिल में है, ये सेंटर में है। ओके, यानी कि ये जो टेक्स्ट अलाइन है ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, अगर इधर से होता तो वो राइट होता। तो टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज जो हैं वो जस्ट इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सिलेक्टर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज, कुछ यहाँ पर हमने कॉमन प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ओके, हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड सबसे पहले हमने कलर प्रॉपर्टी तो जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की। नेक्स्ट आती है हमारी फॉन्ट फैमिली, यानी कि फॉन्ट स्टाइल। मेरा टेक्स्ट जो है वो किस स्टाइल में लिखा जाना चाहिए, ओके, वो मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से सेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली में हमारी एरियल होती है, टाइम्स न्यू रोमन, सेंस सेरिफ, ऐसी बहुत सारी हमारी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जिनको यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, जिससे हमारी टेक्स्ट की स्टाइल चेंज हो सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है मेरे पास, उसमें मुझे एक पर्टिकुलर लाइन को, एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करना है, तो या तो मैं उसका स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। ओके, हेडिंग्स का मैं अलग स्टाइल दे सकती हूँ और उनके अंदर का जो कंटेंट है उसको मैं एक अलग स्टाइल दे सकती हूँ। तो वो सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर टैग से सॉरी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से सेट कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट आती है फॉन्ट साइज, यानी कि टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, ये हम पिक्सल्स में सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज 48 पिक्सल सेट किया है, यानी कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा बड़ा अपीयर होगा। ओके, नेक्स्ट है फॉन्ट वेट, यानी कि थिकनेस ऑफ माय टेक्स्ट, बोल्डनेस, मुझे कितना बोल्ड, कितना थिक चाहिए मेरा टेक्स्ट, कितना मुझे लाइट चाहिए, ये चीज मैं इस प्रॉपर्टी से सेट करती हूँ। यहाँ पर मैंने फॉन्ट वेट को लाइटर सेट किया, यानी कि मुझे मेरा टेक्स्ट थिन चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से मैं टेक्स्ट की थिकनेस भी सेट कर सकती हूँ। टेक्स्ट अलाइन अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। टेक्स्ट की पोजीशन, वेदर वी वांट कि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में हो, या हम उसे सेंटर में चाहते हैं, या हम उसे राइट में चाहते हैं, वो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करना है लाइन थ्रू, या मुझे ओवरलाइन करना है, तो इसमें मैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट लाइन हाइट, यानी कि लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो। ओके, यहाँ पर फॉन्ट स्पेसिंग यानी कि लेटर स्पेसिंग भी होती है, दो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग एडजस्ट करनी हो, ये भी पिक्सल्स में ही सेट करते हैं। ओके, ये एक बार इसको हम कोड में देख लेते हैं कि ये कैसा दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक CSS प्रॉपर्टीज नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। ओके, एंड ये मैं बोल रही थी ना कि हम इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में एक्सटर्नल तरीका यूज करने वाले हैं, तो यहाँ मैंने एक style.css नाम की भी एक फाइल बनाई हुई है। ओके, इस फाइल को मैंने लिंक किया है विद माई HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक टैग। इस पर्टिकुलर लाइन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने href के अंदर अपनी फाइल की लिंक डाली है। ओके, मेरी style.css का नाम डाला है। ठीक है, इसका मतलब है मैंने इस फाइल को इस पर्टिकुलर फाइल से लिंक कर दिया है। ठीक है, ये मेरा H1 टैग है, CSS प्रॉपर्टीज डेमो। ओके, ये मैंने इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक सेक्शन में बांट दिया है ताकि इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए, हम इजीली इसको समझ पाए इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरी टेक्स्ट फॉन्ट, टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज का मैंने इसकी सब हेडिंग डाल दिया है। ठीक है, नाउ ये एक सिंपल यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग डाल दिया है और इसको मैंने क्लास दे दी है ताकि मुझे इसमें CSS ऐड करने में आसानी हो। ठीक है, सो आई होप ये HTML का कोड समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू CSS। अब इस टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज के लिए मैंने एक CSS डाली हुई है। इसमें मैंने टेक्स्ट को एक कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर।
टेक्स्ट का मैंने साइज सेट किया हुआ है फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से। इसमें मैंने फॉन्ट फैमिली डाली हुई है, कुरियर न्यू एंड मोनोस्पेस। इसमें मैंने फॉन्ट वेट को बोल्ड दिया हुआ है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा थिक दिखाना है, मेरे टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है, तो मैंने इसलिए फॉन्ट वेट में बोल्ड सेट किया हुआ है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये मेरी हेडिंग है, ये सेंटर में आनी चाहिए। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने अंडरलाइन सेट किया। नाउ लेट्स सी कि वेब पेज पर ये किस तरह से अपीयर होता है। ओके, ये मेरा वेब पेज है, ये मेरा सेक्शन है टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज वाला। ओके, टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज ये मैंने H2 में डाला था। ठीक है, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ का कलर सेट किया था क्योंकि मैंने पैराग्राफ को ही अपनी क्लास दी हुई थी टेक्स्ट डेमो, एंड देन मैंने CSS वाली फाइल में टेक्स्ट डेमो पर CSS अप्लाई की थी, इसलिए इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर वो CSS अप्लाई हुई। ओके, टेक्स्ट का कलर मैंने कुछ दिया हुआ था, वो यहाँ पर दिख रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने अंडरलाइन दिया था, वो दिख रहा है। इसका फॉन्ट स्टाइल इस हेडिंग से अलग दिख रहा है बिकॉज मैंने फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको अलग से सेट किया था। ओके, अंडरलाइन हो रहा है। इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर में हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अगर मैं टेक्स्ट अलाइन को सेंटर नहीं सेट करती तो ये यहां से स्टार्ट होता। ओके, तो अब ये सेंटर में अपीयर हो रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये तो हमने देख लिया टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यानी कि बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिव टैग बनाया है जिसकी मदद से डिव टैग की मदद से मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। मुझे उस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर कुछ चाहिए तो वो मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए उस बॉक्स के लिए। ठीक है, तो मैं वो भी सेट कर सकती हूँ। इस बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर जैसे मैंने इस कोड स्निपेट में इसको यूज किया है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है मेरी, इसके अंदर मैं अपने इमेज का URL डाल दूंगी तो वो मेरी इमेज उस पर्टिकुलर बॉक्स में अपीयर होगी। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट यानी कि वेदर आई वांट दैट इमेज टू रिपीट और नॉट, तो उस हिसाब से मैं इसको सेट कर सकती हूँ। बैकग्राउंड साइज यानी कि जब मैं कवर डालती हूँ बैकग्राउंड साइज में, जब मैं कवर वैल्यू डालूंगी, इसका मतलब है कि मेरी इमेज जो है वो उस पर्टिकुलर बॉक्स का जो पूरा साइज है, या मेरी जो पूरा, अगर मैं बॉक्स के लिए वो सेट कर रही हूँ तो बॉक्स, अदरवाइज मेरी जो पूरी स्क्रीन का साइज है उसको कवर कर ले मेरी इमेज। ओके, तो मैं कवर वैल्यू डाल दूंगी। या अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्क्रीन है उसमें वो पूरी की पूरी इमेज आ जाए, मेरी स्क्रीन उस इमेज को कंटेन कर ले, तो मैं अपनी वैल्यू की जगह कंटेंट डालूंगी। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन यानी कि जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, वो मैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट कर सकती हूँ। एंड ओपेसिटी रेफर्स टू ट्रांसपेरेंसी, वो भी मैं यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। इस कोड स्निपेट में हम देख सकते हैं, तो इसको भी एक बार कोड पर जाकर देख लेते हैं। ओके, तो ये है मेरा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन। इसको भी मैंने इस डिव को एक क्लास दी हुई है बैकग्राउंड डेमो, एंड इसी क्लास पर, इस डिव क्लास पर ही, इस डिव टैग पर ही हम अपनी CSS को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, हियर इट इज, ये है हमारे बैकग्राउंड डेमो। इसको मैंने कुछ विड्थ दी हुई है, इस डिव को कुछ हाइट दी हुई है। ठीक है, जो मेरा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है मैंने इस डिव को, ओके, दिस इज माई बैकग्राउंड कलर। यहाँ मैंने एक इमेज का URL दिया हुआ है, क्रोम से कोई सी भी इमेज का आप URL ले सकते हैं, वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, वो मैंने किया हुआ है। बैकग्राउंड रिपीट में मैं नहीं चाहती मेरी इमेज बार बार रिपीट हो, तो मैंने वो डाला हुआ है। बैकग्राउंड पोजिशन को मैंने सेंटर किया हुआ है, मेरी इमेज की पोजीशन सेंटर में होनी चाहिए। बैकग्राउंड साइज कवर यानी कि ये जो मेरा डिव है, ये जो एक बॉक्स की तरह जो मेरा डिव है, इस पूरे बॉक्स को मेरी इमेज कवर करनी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने एक बॉर्डर भी दी हुई है, ब्लू कलर की बॉर्डर है इस डिव के पास। इस डिव का जो टेक्स्ट है, मैंने जो टेक्स्ट इसके अंदर ऐड किया है वो भी सेंटर में आना चाहिए। इसको मैंने एक स्पेसिंग दी हुई है, यहाँ पर कलर दिया हुआ है, एंड फॉन्ट वेट दिया हुआ है बोल्ड। ठीक है, उस टेक्स्ट का कलर है वाइट, एंड वो टेक्स्ट मेरा बोल्ड अपीयर होना चाहिए। तो इसको एक बार वेब पेज पर जाके देखते हैं। Here. तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन।
जूम करके इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये मेरा div टैग था जिसको मैंने एक बॉर्डर दी हुई ही थी, ठीक है। ये बॉर्डर प्रॉपर्टी भी आगे जाकर आने वाली है हमारी पीपीटी में। इसको मैंने एक बॉर्डर दी हुई है, ऑलराइट। यहाँ पर मैंने इस div को इमेज दी हुई थी और मैंने उसकी वैल्यू में डाल रखा था कवर, यानी कि इस पूरे बॉक्स को मेरी इमेज कवर करनी चाहिए, जो कि ये कर रही है, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट था उसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर डाला हुआ था, तो मेरा ये टेक्स्ट सेंटर में है, ओके। इसका कलर मैंने वाइट दिया हुआ था, वाइट ही है उसका कलर, ओके। सो इस तरह से हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है हमारा बॉक्स मॉडल। तो पीपीटी पर चलते हैं। ये है हमारा बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल में टोटल सबसे पहले तो बॉक्स मॉडल में हम ये मानते हैं कि हम अपने एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं मेरे। सबसे पहला होगा कंटेंट, यानी कि मैं जो भी कंटेंट ऐड कर रही हूँ मेरे बॉक्स के अंदर, यानी कि मेरे एलिमेंट में मैं जो कंटेंट ऐड कर रही हूँ वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैडिंग। पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड इट्स बॉर्डर। इसके बीच में जो स्पेस होती है ना, इट इज नोन एज पैडिंग। बॉर्डर जो है वो तो मेरे एलिमेंट के आसपास की जो एक लाइन मैं बोल सकती हूँ, वो होती है मेरी बॉर्डर। एंड जो मार्जिन होता है ना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज मार्जिन। उसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। बॉक्स मॉडल की हेल्प से हम स्पेसिंग और लेआउट को कंट्रोल करते हैं। बॉक्स मॉडल को भी एक बार फटाफट से हमारे कोड पर चलकर देख लेते हैं। ओके, सो हियर इट इज। ये एक बार इसकी HTML देख लेते हैं। बॉक्स मॉडल में भी मैंने एक डिव बनाया हुआ है, सभी में मैंने डिव बनाया हुआ है, उसी पे मैं अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर रही हूँ। सो ये रहा बॉक्स मॉडल। इसको मैंने एक विड्थ दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, बॉर्डर दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और टेक्स्ट अलाइन दिया हुआ है सेंटर, ठीक है। इसको हमारे वेब पेज पर जाकर देखते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा बॉक्स मॉडल। अब यहाँ पर तो वो इतना नॉर्मल सा दिख रहा है, बट अगर हमें इसको हमारे जो भी हमने मार्जिन पैडिंग जो भी दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे इसको देखना है, तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाऊंगी। यहाँ पर ये मैं चूज करूंगी, ये है मेरा बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने इसको एक विड्थ दी हुई है, यहाँ पर पैडिंग। ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर से जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है ना, ये मेरा है पैडिंग, यानी कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो एरिया है वो है मेरा पैडिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर से बॉर्डर है और बीच में जो कंटेंट है वो एकदम ही लाइट शेड ऑफ ग्रीन से दिखाया हुआ है यहाँ पे। एंड उसके बीच में जो एक हल्का सा डार्क शेड ऑफ ग्रीन है बॉर्डर से लाइट, वो है हमारा पैडिंग, ठीक है। जो डार्क ग्रीन है वो है मेरी बॉर्डर, ठीक है। अभी ये जो हाईलाइट हुई है दिस इज माय बॉर्डर, इसको मैंने 5 पिक्सल सॉलिड डाला हुआ था। ये है मार्जिन, ये जो ऑरेंज से शो हो रहा है ना, ये मार्जिन है, यानी कि इस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, दैट इज माई मार्जिन। यहाँ पर मैंने इसको 30 पिक्सल्स ऑटो सेट किया था, इसके आजू बाजू तो अभी कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये मार्जिन है, ओके। इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था विच इज क्लोज टू वाइट एंड टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, ओके। सो इंस्पेक्ट पर जाकर बॉक्स मॉडल और अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। सिमिलरली हमें मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर भी समझा देती हूँ ये, ओके। सो मार्जिन हमने देख लिया था, ये जो ऑरेंज कलर से शो हो रहा है दिस इज माय मार्जिन, ठीक है। मार्जिन में दूसरे एलिमेंट से कितना क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर मैंने मार्जिन को 40 पिक्सल सेट किया हुआ है, तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से 40 पिक्सल्स सेट होकर यहाँ पर मुझे दिखी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पैडिंग को 30 पिक्सल सेट किया है, ये जो लाइट ग्रीन कलर से शो हो रही है ये हमारी पैडिंग है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन आर कंटेंट एंड बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर रेडियस भी सेट किया हुआ है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है मैं यहीं पर बता देती हूँ। जब मुझे अब यहाँ पर मेरी बॉर्डर जो है वो शार्प है, यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प है, ठीक है। जब मुझे राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए होते हैं तब मैं बॉर्डर रेडियस की कुछ वैल्यू सेट कर देती हूँ,
ठीक है। यहाँ पर ये राउंडेड कॉर्नर्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉर्डर रेडियस को 15 पिक्सल सेट किया हुआ है, मुझे राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए थे, ठीक है। बॉर्डर के अंदर मैंने 3 पिक्सल्स डैश्ड बॉर्डर सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर मैं डॉटेड भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, सॉलिड बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो मैं ऐड कर सकती हूँ। ओके, सो बॉर्डर ये जो ऑरेंज में शो हो रहा है, दिस इज माई बॉर्डर, ठीक है। ग्रीन जो है दैट इज माई पैडिंग एंड मार्जिन हमारी ऑरेंज से शो हो रही है। ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। बॉक्स मॉडल देख लिया, मार्जिन पैडिंग देख लिया हमने। मार्जिन हमने देख लिया था स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट, पैडिंग इज द स्पेस इनसाइड द एलिमेंट। ओके, बॉर्डर भी हमने देख ली थी, लाइन अराउंड कंटेंट और पैडिंग, उसको हम बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर एंड आउटलाइन प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, बॉर्डर स्टाइल कैसी चाहिए हमको, डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, कैसी चाहिए। बॉर्डर की विड्थ हमने देखी थी, कितनी मोटी बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस राउंडेड कॉर्नर्स के लिए, ये भी जस्ट अभी डिस्कस किया था। आउटलाइन जो है इट इज द आउटर लाइन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉक्स, ये लेआउट को इतना अफेक्ट नहीं करती है। ओके, डीबगिंग में मेनली आउटलाइन का यूज होता है। नेक्स्ट इज आर पोजिशन एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ओके, पोजीशन के अंदर सबसे पहले तो स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी, ये सारी चीजें भी उस कोड में प्रेजेंट है, तो हम वहां पर जाके भी देखेंगे। अभी यहाँ पर इसकी एक बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक यानी कि डिफॉल्ट पोजीशन, हमने उसकी कोई पोजीशन सेट नहीं की है, उसके जो हमारा फ्लो ऑफ द पेज है, हमारे वेब पेज का जो फ्लो है, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपनी पोजीशन सेट कर ली है, ठीक है। सो स्टैटिक इज द डिफॉल्ट पोजीशन। रिलेटिव की बात करें तो हमने उसकी कुछ पोजीशन सेट की है, यानी कि रिलेटिव यानी कि अगर मैंने लेफ्ट से 30 पिक्सल सेट किया है तो वो पेज के लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल्स आगे यानी कि टुवर्ड्स राइट मूव करेगी। टॉप से 30 पिक्सल सेट किए तो टुवर्ड्स बॉटम वो 30 पिक्सल्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है मेरी रिलेटिव पोजिशन। एब्सोल्यूट पोजिशन यानी कि उसका जो पेरेंट है, ओके, जो उसका पोजिशन एंसेस्टर है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने इसकी पोजीशन सेट की है तो वो होगी मेरी एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है। स्टैटिक देख लिया, रिलेटिव देख लिया, एब्सोल्यूट देख लिया। नेक्स्ट होती है फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन यानी कि अगर भले ही मेरा अगर मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ, मेरे पेज पे बहुत सारा कंटेंट है, मैं उसको स्क्रॉल कर रही हूँ, बट मेरे जो बॉक्स है उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, स्क्रॉल करने के साथ भी वो जो बॉक्स है वो उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर है, ठीक है। स्टिकी क्या होती है? स्टिकी हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव और फिक्स्ड पोजीशन का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि स्टिकी पोजीशन, अब यहाँ पर अगर मैंने कुछ एक बॉक्स मेरा डाल दिया है, ठीक है, अभी तो उसकी पोजीशन रिलेटिव है, बट जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ओके, जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जब वो मेरा पेज के बाहर जाने वाला है, वो बॉक्स पेज से डिसअपियर होने वाला है, तब उसकी पोजीशन जाकर फिक्स्ड हो जाती है। एट द टॉप ऑफ द पेज हम मान सकते हैं, वहां पर जाकर उसकी पोजीशन अब फिक्स हो गई है। अब मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूं, वो बॉक्स जो है वो वहीं पर आएगा, ठीक है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, 4 तरह से हम अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले, डिस्प्ले की बात करें तो ब्लॉक, इनलाइन एंड नन होता है। जब हम डिस्प्ले नन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है हमारे वेब पेज से, ना उसकी स्पेस वहां पर बचती है, ना वो एलिमेंट वहां पर बचता है, ठीक है। जब ब्लॉक डिस्प्ले होता है यानी कि वो पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर कर रहा है, ओके, यहां से लेकर यहां तक पूरी स्क्रीन की विड्थ को कवर करता है हमारा ब्लॉक डिस्प्ले। इनलाइन यानी कि उसको जितनी जरूरत है ना वो उतना ही कवर करेगा, ठीक है। सो इनलाइन देख लिया, ब्लॉक देख लिया। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें या टैग्स की बात करें तो ब्लॉक और इनलाइन टैग्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक टैग्स में हमारे डिव टैग आ जाता है, ठीक है। डिव टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी कि वो पूरे मेरे पेज की विड्थ को, स्क्रीन की विड्थ को कवर करता है। इनलाइन एलिमेंट की बात करूँ तो स्पैन जो है वो मेरा इनलाइन एलिमेंट है, उसको जितनी जरूरत होती है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही विड्थ कवर करता है। नेक्स्ट हमारा जी इंडेक्स यानी कि स्टैक ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे वेब पेज पर 2 एलिमेंट्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर मैं जी इंडेक्स को कुछ सेट कर देती हूँ, ठीक है, मान लो मैंने एक बॉक्स का जी इंडेक्स सेट किया है 2 और एक का जी इंडेक्स मैंने सेट किया है 1, तो जिस बॉक्स का जी इंडेक्स ज्यादा होता है वो कम वाले जी इंडेक्स वाले बॉक्स के ऊपर, उसके टॉप पर अपीयर होता है, ओके, वो उसको ओवरलैप कर लेता है,
ठीक है। बट अगर मैंने कोई भी जी इंडेक्स कुछ सेट नहीं किया है, देन मेरे HTML डॉक्यूमेंट में जो लास्ट रिटर्न एलिमेंट होता है, जो मैंने सबसे लेटेस्ट लिखा हुआ होता है, वो मेरा टॉप पर अपीयर होता है एंड उसके पहले वाला उसके पीछे अपीयर होता है। ठीक है, सो दिस इज जी इंडेक्स, जिसको स्टैक ऑर्डर भी बोलते हैं। इसको भी एक बार जाकर पोजीशन एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को हम अपने वेब पेज पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी डिस्प्ले एंड पोजीशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिव बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे हर एक पोजीशन को दिखाना था। मुझे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, हर पोजीशन को यहाँ पर शो करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इतने सारे बॉक्सेस को बनाया हुआ है। ठीक है, इसको ये हमें HTML तो समझ आती है, CSS में एक बार देखते हैं। CSS में डिस्प्ले मैंने यहाँ पर ब्लॉक डाला हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, बॉटम से मार्जिन दी हुई है। ठीक है, पोजीशन भी मैंने कुछ की रिलेटिव डाली हुई है, कुछ मेरे स्टैटिक पोजीशन पर है, तो इसको हम डायरेक्ट वेब पेज पर ही देखते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा डिस्प्ले एंड पोजीशन वाली चीज। मैंने बताया था ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, अब यहाँ पर मैंने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये पूरी स्क्रीन की विड्थ नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने इस डिव एलिमेंट को इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर बनाया था, तो वो इस सेक्शन की विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो ये है मेरा ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट पूरे सेक्शन की विड्थ को कवर कर रहा है। ये है मेरा इनलाइन एलिमेंट जो कि जितनी उसको चाहिए सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारी स्टैट पोजिशनिंग वाली प्रॉपर्टीज। तो जब मैंने स्टैटिक का बोला, यानी कि उसकी पोजिशन डिफॉल्ट है। ठीक है, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया है, जो मेरा वेब पेज का फ्लो है उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजिशन सेट की गई है। ठीक है, रिलेटिव यानी कि मैंने इस बॉक्स की लेफ्ट से उसकी कुछ पोजीशन सेट की है, कुछ टॉप से सेट की है, कुछ राइट से और कुछ बॉटम से सेट की है, या फिर अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और टॉप से उसकी पोजीशन को सेट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी पोजीशन सेट की है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने इसकी पोजीशन सेट की है। ओके, नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड आपको यहाँ दिखेगा बॉटम राइट कॉर्नर पर। फिक्स्ड है यानी कि मैं कितना भी स्क्रॉल कर रहा हूँ इसकी पोजीशन फिक्स्ड ही होगी। ओके, इसकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये हमने स्टिकी की बात की थी, ठीक है, जो कि रिलेटिव और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है। नाउ ये स्टिकी जो है वो तब तक इस रिलेटिव पोजीशन पर रहेगा जब तक ये बॉक्स मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है। जब ये बॉक्स डिसअपियर होने लगेगा तब मेरा स्टिकी भी डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैंने इसको स्क्रॉल किया, नाउ धीरे धीरे जितने भी मेरे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट सब मेरी स्क्रीन की फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बट अब मैं स्क्रॉल करूंगी, अब इसकी पोजीशन स्टिकी वाले ब्लॉक की फिक्स हो चुकी है। ठीक है, एक सर्टेन स्क्रॉल पोजीशन पर आकर इसकी पोजीशन रिलेटिव से फिक्स्ड हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये फिक्स्ड हो गई। बट जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर ये है, इस वाले डिव टैग के अंदर जो ये है, अगर ये पूरा ही मैंने स्क्रॉल कर दिया तो फिर ये भी मेरा पूरा फ्रेम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिक्स की पोजीशन तो फिक्स रहेगी ही, बट स्टिकी, रिलेटिव और फिक्स के बीच में शिफ्ट होता रहता है। अभी इसकी पोजीशन रिलेटिव है, अब इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। ओके, ओवरफ्लो एंड विजिबिलिटी। नाउ ओवरफ्लो यानी कि मेरे पेज का जो साइज है, जब कंटेंट उससे ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा कंटेंट हमारा आ जाता है, उसको हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हिडन, स्क्रॉल, ऑटो तीन चीजें होती हैं। हिडन के अंदर क्या होता है, हिडन के अंदर जो भी मेरा एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो हाइड हो जाता है, वो नहीं दिखता हमें। स्क्रॉल के अंदर एक स्क्रॉल बार साइड में आ जाता है, जिससे कि मैं स्क्रॉल करके जो मेरा एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको देख सकती हूँ। अगर मैं ओवरफ्लो को ऑटो सेट करती हूँ, इसका मतलब है अगर कंटेंट लॉन्ग है, यहाँ पर ये ऑटो का ही एग्जांपल है, अगर कंटेंट लॉन्ग है तो मेरा स्क्रॉल बार विजिबल होगा, एल्स अगर कंटेंट शॉर्ट है तो स्क्रॉल बार विजिबल नहीं होगा। ओके, सो तीन तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। विजिबिलिटी यानी कि हाइड्स या शोज एन एलिमेंट,
ठीक है। अगर मैंने विजिबिलिटी विजिबल की है यानी कि एलिमेंट दिखेगा, हिडन कर दी यानी कि एलिमेंट नहीं दिखेगा बट उसकी स्पेस वहां पर जरूर रहेगी। ठीक है, भले ही एलिमेंट नहीं दिख रहा पर उसकी स्पेस वहां पर रहेगी। ठीक है, पर अगर मैं डिस्प्ले ही नन कर देती हूँ तो ना उसकी स्पेस रहेगी ना एलिमेंट दिखेगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा हमारे वेब पेज से। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो जी इंडेक्स है ये तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया। इट इज द लेयर ऑर्डर फॉर ओवरलैपिंग एलिमेंट्स, स्टैक ऑर्डर। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन सा एलिमेंट टॉप पर अपीयर होगा, कौन सा उसके पीछे अपीयर होगा, ये हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जी इंडेक्स। इस चीज को भी एक बार हम देख लेते हैं हमारे कोड पर जाकर। हियर इट इज। ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का बॉक्स है, इसमें मैंने एक सैम्पल पैरा डाल दिया है इस डिव के अंदर। इस पर मैंने कुछ CSS अप्लाई की है। ये मेरे वो स्टैटिक रिलेटिव इन सब बॉक्सेस की CSS थी, टॉप लेफ्ट से मैंने इनको पोजीशन दी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ओवरफ्लो डेमो। ठीक है, ओवरफ्लो डेमो के अंदर मैंने डाला हुआ है कुछ विड्थ, कुछ हाइट दी हुई है मैंने इस डिव टैग को, कुछ बॉर्डर दी हुई है और ओवरफ्लो के अंदर मैंने ऑटो डाला हुआ है, यानी कि मेरा कंटेंट अगर लॉन्ग होगा तो मुझे स्क्रॉल बार विजिबल होगा। नाउ लेट्स सी कि स्क्रॉल बार विजिबल होता है या नहीं होता। यस, मेरा डिव जो था, डिव का साइज मेरा कम था, उसके अंदर मेरा कंटेंट ज्यादा था, तो अब मेरा स्क्रॉल बार जो है वो विजिबल है। यहाँ से नीचे करके मैं एक्स्ट्रा कंटेंट को देख सकती हूँ। ओके, सो ये मेरी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म एंड एनिमेशन, अब इसमें हम बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्म, मुझे रोटेट करना है, जूम इन जूम आउट करना है, मुझे स्क्यू करना है या ट्रांसलेट, ये चारों चीजें मैं ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कर सकती हूँ। इसके साथ मैं इफेक्ट्स को भी डाल सकती हूँ कि मुझे हावर करना है, मुझे क्या करना है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। इसमें एनिमेशन के अंदर एनिमेशन का नाम, रोटेट, स्पिन क्या है, उसकी ड्यूरेशन। ओके, जैसे यहाँ पर ये स्पिन का एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि मुझे एक डिव टैग को मान लो स्पिन करवाना है, ठीक है, उसकी जगह पर, यानी कि स्पिन के लिए मैं 0 डिग्री से 360 डिग्री तक उसको रोटेट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक एनिमेशन बना लिया कि एट की फ्रेम की हेल्प से मैंने ये एनिमेशन बना लिया जिसका नाम रखा मैंने स्पिन। ठीक है, डिव टैग पर मुझे ये एनिमेशन अप्लाई करना है, तो मैंने प्रॉपर्टी डाली एनिमेशन, उसके बाद मैंने अपनी एनिमेशन का नाम डाल दिया स्पिन, मैंने ड्यूरेशन डाल दी 2 सेकेंड्स इनफाइनाइट टाइम के लिए एंड लीनियर। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए स्पिन होता रहेगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स के लिए, वो 2 सेकेंड के अंदर वो 0 डिग्री से 360 डिग्री वो स्पिन होगा। तो ये होता है ट्रांसफॉर्म एंड एनिमेशन। इसको भी एक बार जाकर हमारे वेब पेज पर देखते हैं। सबसे पहले इसको कोड में देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डेमो, ट्रांसफॉर्म डेमो के अंदर मैंने कुछ कुछ कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है इस डिव को। हमारे काम की चीज है यहाँ पर ये हवर, हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। हवर का मतलब क्या होता है बता देती हूँ बेसिक। जब मैं अपने कर्सर को उस पर्टिकुलर चीज पर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर लेकर जाऊंगी, यानी कि मैं अपने कर्सर को उस पर हवर करवा रही हूँ। ठीक है, सो ये होता है हवर का मतलब। अब इस ट्रांसफॉर्म में मैंने डाला हुआ है कि जब मैं अपने कर्सर को उस एलिमेंट पर लेकर जाऊंगी तो ट्रांसफॉर्म के अंदर वो एलिमेंट 15 डिग्री पे रोटेट होना चाहिए और थोड़ा जूम होना चाहिए। स्केल के अंदर मैंने 1.2 वैल्यू डाल दी, यानी कि जूम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब मैं अपने कर्सर को उस पर लेकर जाऊंगी उस एलिमेंट पर, तो वो जब भी मैं हवर करूंगी उस एलिमेंट पर तब वो रोटेट होगा एंड हल्का सा जूम होगा। अब इसको अपने वेब पेज पर देखते हैं। ये है मेरा वो एलिमेंट, मैं अपना कर्सर लेके गई, रोटेट हुआ, हल्का सा जूम भी हुआ, 15 डिग्री पर रोटेट हुआ, जूम हुआ, 15 डिग्री पर रोटेट हुआ, जूम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई करना। ठीक है, अभी हमने हवर तो देख ही लिया, जब माउस हवर करेंगे। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है हवर का, जब माउस हवर कर रहे हैं तो ये फील्ड पूरी फिल हो जा रही है, देन वापस से हाफ हो जा रही है। ठीक है, फोकस यानी कि इनपुट फील्ड पर फोकस होना। ठीक है, ये भी हम अपने वेब पेज पर देख सकते हैं।
यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल डाला हुआ था आउटलाइन प्रॉपर्टी के अंदर। फोकस, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी ये फोकस हो गया, यानी कि ये मेरी रेड बाउंड्री आ गई। ठीक है, तो ये फोकस प्रॉपर्टी की हेल्प से हुआ है। इसको अभी कोड में भी देखेंगे। आउटलाइन प्रॉपर्टी के अंदर ये आउटलाइन डेमो में मैंने सूडो क्लास में फोकस डाला हुआ है। ठीक है, तो जब मैं उस पर फोकस करूं तो मेरी आउटलाइन 5 पिक्सल्स की आ जाए, सॉलिड आउटलाइन रेड कलर की, वही आ रही थी वहां पे। ठीक है, यही आ रही थी जब मैं क्लिक कर रही थी, सॉलिड बाउंड्री आ रही थी। ठीक है, एक होता है एक्टिव भी, कि जब हम उस पर्टिकुलर चीज पर क्लिक करें तो वो एक्टिव हो जाए जब भी हम क्लिक करें। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सूडो क्लासेस। नेक्स्ट सूडो एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल एलिमेंट्स ऐड करता है विदाउट चेंजिंग HTML। ठीक है, यानी कि अगर मैंने मान लो कोई पैराग्राफ टैग है, उस पैराग्राफ टैग के पहले मुझे कुछ और डालना है और उस एलिमेंट के बाद में भी मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं बिफोर और आफ्टर का यूज करके ऐड कर सकती हूँ। ये भी एक बार क्विकली जाकर देख लेते हैं कोड के अंदर। ओके, हाँ, ये कलर हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो मुझे बहुत सारे शेड्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, तो यहाँ से मैं उसको सेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्रांसफॉर्म डेमो लिख लिया था। हाँ, ये बिफोर और आफ्टर। मुझे मेरे सबसे पहले तो index.html पर देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है सूडो डेमो, यानी कि इस पैराग्राफ को मैं यूज कर रही हूँ फॉर सूडो एलिमेंट्स। इस पैराग्राफ पे मैं अपनी वो वाली CSS को अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे इस पैराग्राफ के पहले ये कंटेंट ऐड करना है, क्या, ये स्टार ऐड करना है, और मुझे पैराग्राफ के बाद ये स्टार ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक हावर का एक और डेमो दिया हुआ है जिसमें मैंने लिंक जैसा उसको बनाया हुआ है कि जब मैं उस लिंक पर हावर करूंगी, जब मैं अपना कर्सर उस पर ले जाऊंगी, तो उसका कलर जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एक बार वेब पेज पर जाकर देखते हैं कि हो रहा है या नहीं। यहाँ पे अभी इसका कलर ब्लू है। ठीक है, मैंने हवा किया तो रेड हो गया। इट्स वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिफोर आफ्टर का यूज किया था। HTML से मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, HTML मेरी एज इट इज है। ठीक है, पर बिना HTML को बदले मैंने CSS के अंदर बिफोर और आफ्टर का यूज करके इसके आगे और पीछे कंटेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स थे। नाउ ये हमारी समरी है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, CSS प्रॉपर्टीज क्या होती है, CSS क्या होता है, टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, बैकग्राउंड, पैडिंग, बॉर्डर्स, बॉक्स मॉडल, पोजिशन एंड डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म एंड एनिमेशंस। तो काफी सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कवर की है। ओके, थैंक यू।